स्टूडेंट्स, आज जो यूनिट हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में दो पार्ट है, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयनिक इक्विलिब्रियम। इसमें जो हम पार्ट उठा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम। अब हम बात करें आयनिक इक्विलिब्रियम की। सबसे पहले आयनिक साम्य की, जिसमें सबसे पहले आते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो इसमें तीन कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट ऑफ आर्रेनियस, सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रोंस्टेड लोरी, और थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो लुईस। तीन कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं एसिड बेस के। आर्रेनियस सिद्धांत, ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत, या आर्रेनियस अवधारणा, ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा, लुईस अवधारणा। आर्रेनियस अवधारणा कहती है अम्ल वो है जो जल में H प्लस आयन देता है, जो जल में H प्लस आयन देता है। क्षार वो है जो जल में OH माइनस आयन देता है। अम्ल वो है जो जल में H प्लस आयन देता है, और क्षार वो है जो जल में OH माइनस आयन देता है। ठीक है। ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा क्या कहती है? अम्ल वो है जो जल में H प्लस यानी प्रोटॉन, H प्लस को प्रोटॉन बोला जाता है, प्रोटॉन देता है, जो H प्लस दाता है यानी प्रोटॉन दाता है। और क्षार वो है जो H प्लस यानी प्रोटॉन ग्राही है, प्रोटॉन ग्राही है। अम्ल वो है जो प्रोटॉन दाता है, और क्षार वो है जो प्रोटॉन ग्राही है। तो आर्रेनियस अवधारणा कहती है अम्ल वो है जो H प्लस देता है, क्षार वो है जो OH माइनस देता है। ब्रोंस्टेड लोरी कहता है अम्ल वो है जो H प्लस देता है, और क्षार वो है जो H प्लस लेता है। यानी जो प्रोटॉन देता है वो अम्ल है, जो प्रोटॉन लेता है वो क्षार है। लुईस अवधारणा जो है, ब्रोंस्टेड लोरी प्रोटॉन पे बेस्ड थी, लुईस अवधारणा इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। लुईस अवधारणा कहती है कि अम्ल वो है जो प्रोटॉन देता है। ये तो ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा था, लुईस ने ये बात इलेक्ट्रॉन बेस पे कही थी। तो कॉमन सी बात है, जो प्रोटॉन दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उल्टे होते हैं, तो जो प्रोटॉन देता है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, यानी अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, और जो क्षार होता है वो इलेक्ट्रॉन दाता होता है। ये लुईस अवधारणा है। कई बार सीधा ही पूछ लेता है, लुईस अवधारणा के अनुसार अम्ल है, तो अपने को डायरेक्ट पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन ग्राही है। अब इसमें तो जो H प्लस दे देंगे वो आ जाएंगे, जैसे HCl है, H2SO4 है, एसिटिक अम्ल है ना, ये आ जाएंगे। और जो OH दे रहे हैं वो आ जाएंगे इधर क्षार में, NaOH है, KOH है, NH4OH है, ये आ जाएंगे क्षार में। ब्रोंस्टेड लोरी में जो H प्लस देते हैं वो अम्ल है, और जो H प्लस लेते हैं वो क्षार है। जैसे NH3 H प्लस ले रहा है, तो जो H प्लस ले रहा है वो क्षार हो गया, ये बन गया NH4 प्लस, NH4 प्लस। तो जो H प्लस ले रहा है वो क्षार है। अब ब्रोंस्टेड लोरी देखो, ब्रोंस्टेड लोरी में क्या होता है, क्षार जब H प्लस लेता है तो वो अम्ल में बदल जाता है, क्योंकि इसको उल्टा पढ़ोगे ना, इसी को अगर मैं उल्टा लिखूं तो मैं यूं लिखूंगा, देखो NH4 प्लस जो है वो H प्लस दे रहा है और NH3 बना रहा है। NH4 प्लस H प्लस देकर NH3 बना रहा है, तो बिल्कुल अपोजिट पढ़ा जाएगा इसका, है ना। तो क्षार क्या करता है, क्षार H प्लस लेता है और अम्ल जो है H प्लस देता है। यानी क्षार जब H प्लस ग्रहण करता है तो वो अम्ल में बदल जाता है, और इसे बोलते हैं हम संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल। जैसे प्रश्न कैसे पूछेगा, देखो प्रश्न यूं पूछेगा, NH3 का संयुग्मी अम्ल है। अगर वो ना संयुग्मी अम्ल है, इसका मतलब ये खुद क्षार है, खुद ये क्षार है। इसने क्या पूछा, NH3 का संयुग्मी अम्ल है, इसका मतलब ये खुद क्या है, क्षार है, खुद क्षार है। और क्षार क्या करता है, H प्लस ग्रहण करता है। तो इसमें H प्लस जोड़ के बता दोगे अपना उत्तर, समझ गए। इसने क्या पूछा, NH3 का संयुग्मी अम्ल है, इसने संयुग्मी अम्ल पूछा,
तो इसका मतलब NH3 खुद क्षार है, तो इसमें H प्लस जोड़ के इसका संयुग्मी अम्ल बता दिया जाएगा, यानी NH4 प्लस। और इसी क्वेश्चन को अगर ये यूं पूछ लेता, देखो NH3 का संयुग्मी क्षार है, संयुग्मी क्षार है, संयुग्मी क्षार है, तो इसका मतलब ये खुद क्या है बताओ। अगर इसका संयुग्मी क्षार पूछ ले तो खुद क्या है, अम्ल है। और अम्ल होगा वो H प्लस दान कर देगा, H प्लस दाता होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा बताओ। इसका 3H है, 1H इसने दान कर दिया तो 2H रह गए, क्योंकि इसने प्लस दान किया इसलिए इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, NH2 माइनस। समझ आ गई बात, इसने प्लस दान कर दिया तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। तो बाकी वो ऑप्शन देगा, आप आराम से सोच सकते हैं ना। अगर वो संयुग्मी क्षार पूछ रहा है तो इसका मतलब खुद अम्ल है वो, अगर संयुग्मी अम्ल पूछ रहा है तो मतलब खुद क्षार है वो। उसी हिसाब से आपने अपना उत्तर दे देना है। संयुग्मी अम्ल और क्षार जब भी पूछेगा वो ब्रोंस्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है लुईस। लुईस कहता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अम्ल होता है, तो इसमें एक तो सारे धनायन आ जाएंगे, सारे धनायन, क्योंकि धनायन की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। इसके अलावा वे आ जाएंगे जिसका अष्टक अधूरा है, अष्टक पूरा नहीं है, क्योंकि जिसका अष्टक पूरा नहीं है वो भी अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही करेंगे। समझ आ गई बात। एक तो सारे धनायन आ जाएंगे, एक इसके अलावा वो आ जाएंगे जिनका अष्टक अधूरा है। क्षार में कौन आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो एक तो सारे ऋणायन आ जाएंगे, सारे ऋणायन आ गए, क्योंकि ऋणायन जितने भी उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। इसके अलावा वो आ जाएंगे जिनके पास लोन पेयर होगा, वो दान कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, जिनके पास लोन पेयर होता है। तो ये अवधारणाएं तीनों आ जाती हैं हमारे पास, आरेनियस, ब्रोंस्टेड और लुईस, ये 3 अवधारणाएं। अब इसमें एक टॉपिक आता है अपने पास पीएच। पीएच का जो सूत्र होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ये पीएच का सूत्र है। इसमें आपको H प्लस की सांद्रता बताएगा और आपको पीएच निकालनी होगी, ठीक है। और पीएच और पीओएच का योग क्या होता है, पीएच और पीओएच का योग 14, पीएच और पीओएच का योग जो होता है वो 14 होता है। पीएच का सूत्र होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस और पीओएच का सूत्र होता है माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। पीएच का सूत्र माइनस लॉग ऑफ H प्लस और पीओएच का सूत्र माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। कई बार क्या होगा, जैसे यूं दे देगा 0.001 MnAOH की पीएच है, तो ये NaOH दिया है, तो NaOH जो है वो OH माइनस आयन देता होता है, OH माइनस आयन देता होता है। अब अपने को पीएच निकालनी है, तो OH माइनस से हम लोग POH बना लेंगे, POH बना लेंगे। और पीएच और पीओएच का योग जो होता है वो 14 होता है, तो पीओएच अपने बना ली, पीएच हम लोग ज्ञात कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। इसको मैं अभी क्लियर करूंगा विद एग्जांपल। इसमें देखो मैं पीएच से लगता हूं, पीएच ज्ञात करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो वो आपको H प्लस की सांद्रता जो है सीधी देगा 10 की माइनस एक्स, और एक केस होता है वो ऐसे दे दे H प्लस की सांद्रता बराबर A इंटू 10 की माइनस एक्स, जैसे 2 इंटू 10 की माइनस 3, 3 इंटू 10 की माइनस 3। 2 केस हो सकते हैं। एक तो सीधा जब H प्लस की सांद्रता दे दे 10 की माइनस एक्स, एक जब H प्लस की सांद्रता दे दे 10 की माइनस A इंटू 10 की माइनस एक्स। इस केस में पीएच क्या होगी, पीएच बराबर जितनी भी 10 की पावर माइनस में है ना वही पीएच होगी, यानी पीएच बराबर एक्स। जितनी भी 10 की पावर माइनस में लगी है, 2, 3, 4 जितनी भी लगी है वो पीएच हो जाएगी, ठीक है। और यहां जो पीएच आएगी इस केस में 10 की पावर माइनस में जितना लिखा है वो लिख देंगे एक्स, सीधा आ जाएगा। और फ्रंट डिजिट जो है, जैसे यहां ए है, 2, 3, 4 जो भी होती है उसका लॉग घटा देना है,
x माइनस log a, x माइनस log a। अगर 10 की माइनस एक्स दिया है तो सीधा ही क्या करोगे, x, pH जो आएगी वो x आ जाएगी। अगर आपको a इंटू 10 की माइनस एक्स दिया है, h प्लस जो है a इंटू 10 की माइनस एक्स दिया है, तो ये x तो सीधा आ जाएगा और फ्रंट में जो डिजिट दी होगी उसका log घटा देना है, x माइनस log a, ये आ जाएगा। अब जैसे एग्जांपल देखो, और एक चीज और ध्यान रखना, जो H प्लस की सांद्रता है वो नॉर्मलता में लेनी है, N में लेनी है। कई बार वो मोलरता दे देता है, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखो क्वेश्चन 0.001 m HCl की pH 0.001 n H2SO4 की pH और 0.001 m H2SO4 की pH, ये क्वेश्चन दे दिए। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल वो होते हैं जो 100% टूटते हैं, 100% वियोजित होते हैं, जिनका वियोजन 100% होता है वो प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल वो होते हैं जिनका वियोजन 100% होता है। अब आपको HCl की pH निकालनी है। HCl एक प्रबल अम्ल है, 100% वियोजित होगा, तो इसका मतलब जितना HCl लोगे उतने ही उससे H प्लस मिल जाएंगे, क्योंकि एक HCl ले रहे हो तो वो टूटना ही टूटना है। 2 लोगे तो वो 2 में टूट जाएगा, 3 लोगे तो 3 में टूट जाएगा, यानी जितना HCl ले रहे हो उतना ही H प्लस आएंगे, क्योंकि ये सारे टूटने ही टूटने। तो H प्लस भी उतना ही आगे जितने HCl है, 0.001 m। m को n में बदलना है। m को, एक बात ध्यान रखना, m को n में बदलना है। कैसे बदलना है, याद रखने का तरीका क्या है, m दिया हो तो मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है किससे, मल्टीप्लाई करना है H प्लस की संख्या से। अब आप HCl देखो, HCl में कितने H हैं बताओ, HCl में कितने H हैं, HCl में एक H है। तो आपने क्या करना है, जो दिया है उसको H प्लस की संख्या से मल्टीप्लाई कर लेना, यानी एक ही H प्लस है इसमें, तो एक से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये सेम आ गया 0.001, ये n बन गया। m को n में बदलना है। कैसे बदलना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, H प्लस की संख्या से, H प्लस की संख्या से। आगे बात समझ, H प्लस की संख्या से, तो ये आ जाएगा 0.001, 0.001। अब कैसे करेंगे देखो, अब ये पॉइंट हटा लो, 0.001 पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 1000। 1000 का मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को ऊपर ले आओगे तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर -3। अब H प्लस आ गया 10 की पावर -3, तो pH कितनी होगी बताओ, pH H प्लस आ गया 10 की -3, तो pH कितनी हो जाएगी, 3। क्योंकि अगर H प्लस मैंने आपको बताया था 10 की -x है तो pH होगी x। अब 10 की -3 है तो pH हो जाएगी 3, pH 3 हो जाएगी। क्लियर है पहली बात, समझ आ गया तो आगे चलें अपने। आगे चलें। अब अगले क्वेश्चन में आपको देखो n दिया है, n दिया है तो चेंज करोगे क्या, नहीं करना। m दिया है तो मल्टीप्लाई करना है, m मल्टीप्लाई करना है। और n दिया है तो n यानी नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जितना एसिड दिया है उतने ही H प्लस मिलेंगे, तो H प्लस बराबर 0.001 n। सेम बात, पॉइंट हटाओगे तो बटे में 1000, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, ऊपर ले जाओगे 10 की पावर -3, तो pH 3, इसकी भी pH 3 आएगी। लेकिन अगले क्वेश्चन में देखो, अब यहां से अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आपको सब समझ आ जाएगा। क्वेश्चन दिया है 0.001 m,
0.001 MH2SO4। तो बताओ मल्टीप्लाई करोगे या नहीं करोगे, बताओ। H प्लस निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे? H प्लस की संख्या से। कितने H प्लस देगा बताओ ये? 2। तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन गया 0.002। 0.002 बन गया, तो पॉइंट हटाओगे, बटे में 1000। 1000 का मतलब 10 की पावर 3, तो 2 बटे 10 की पावर 3 ऊपर ले जाओगे तो 2 इंटू 10 की माइनस 3। अब पीएच कैसे बनाओगे? तो पीएच बराबर पावर को एच लिख लोगे 3, फ्रंट डिजिट का लोग लेस कर लोगे, 3 माइनस लोग 2। अब लोग 2 का मान आपको पता होना चाहिए, लोग टेबल में अपलोड कर दूंगा या मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, ठीक है। लोग शशि सिडाना सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। लोग आपको पूरे आने चाहिए। लोग 2 का मान 0.3010 है ना। 3010 लिखने की जरूरत है, 3 लिख देना, क्योंकि 3 के आगे 0 लगी है, तो 3 ही होगा वो एक तरह से। तो 3 में से 0.3 घटाओगे तो 2.7 पीएच आ जाएगी आपकी, 2.7। क्लियर? तो ये आपकी पीएच आ गई 2.7 ऑलमोस्ट। अगर 3010 लिखते हो तो 2.6990 आ जाएगी, वो ऑलमोस्ट ऑप्शन दिख जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, 0.3 ही कर लेना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको वीक एसिड दे सकता है, माइक ऑफ रखें अपना। अगले क्वेश्चन में आपको वीक एसिड दे सकता है, वीक एसिड। वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड, इसमें कैसे देगा? 0.001 N एसिटिक अम्ल की पीएच ज्ञात कीजिए जिसका वियोजन %30 होता है। अब ये वियोजन बताएगा, क्योंकि ये वीक एसिड है। वीक एसिड 100% नहीं टूटते होते, ठीक है, थोड़े बहुत टूटते होते हैं, जितने टूटते हैं उतने H प्लस मिलेंगे। जैसे मान लो मैं 4 एसिटिक अम्ल ले लूं, 4 ले लिए, अब 4 में से टूटा एक ही, तो एक ही H प्लस मिलेगा ना मेरे को, एक ही H प्लस मिलेगा, जितना टूटेगा उतने ही H प्लस देगा ये। तो अपने को H प्लस ही चाहिए होते हैं। तो H प्लस जो है एसिटिक अम्ल जितना टूटेगा, तो एसिटिक अम्ल लिया कितना था? 0.001 N लिया था, तो नो चेंज, ठीक है। और बाकी M लेते तो भी ये एक ही H देता है, एक से गुणा करते हैं हम लोग। तो एसिटिक अम्ल तो इतना लिया था, पर ये टूटा कितना? 30%। तो जितना आपने एसिटिक अम्ल लिया है उसका 30% ही H प्लस मिलेंगे आपको। समझ आई बात? जो H प्लस की सांद्रता होगी वो 0.001 का 30% ही होगी, क्योंकि एसिटिक अम्ल टूट कर ही H प्लस देता है। तो जितना ये टूटा है उतना ही H प्लस मिलेंगे। तो 0.001 का 30%, तो जब आप 0.001 का 30% निकालोगे तो क्या आएगा? 0.001 इंटू 30% का मतलब 30/100। अब आपने 0 काट ली, ये पॉइंट आया तो बट्टे में 1000, तो क्या बनेगा? 3/1000 का मतलब 10 की पावर 3 और एक 10 ये हो गया, तो सारा 10 होगा 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा? 3 इंटू 10 की पावर -4। अब बताओ पीएच कैसे निकालोगे? तो पीएच बराबर क्या बनेगा? बताओ पीएच बराबर 4 माइनस 4 - log 3। ये वाला सीधा लिख लो, 4 फ्रंट डिजिट का लोग लेस कर लो, log 3, और log 3 का मान 0.4771, 0.4771 यानी 0.48 ही हो गया ऑलमोस्ट। एग्जैक्ट लिखो तो 0.4771, ऑलमोस्ट 0.48 हो गया। तो 4 में से 0.48 घटाओगे तो 3.52 के लगभग आपका उत्तर आ जाएगा। तो पीएच आ गई 3.52। तो इस तरह से हम लोग अम्ल की पीएच बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब बेस दे दिया मेरे को, क्वेश्चन बेस दिया, क्या दिया क्वेश्चन देखो,
0.001 n NaOH की पीएच क्या होगी? 0.001 n NaOH की पीएच क्या होगी? तो अब NaOH दिया तो NaOH कौन सा आयन देगा बताओ? NaOH OH माइनस देगा, है ना, OH माइनस। और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो जितना बेस ले रहे हो उतने ही OH माइनस मिल जाएंगे। अब आप पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में 1000 लगेगा। 1000 का मतलब 10 की पावर 3, ऊपर ले आओगे तो 10 की पावर -3। ये OH है, तो OH है तो पहले क्या बनानी पड़ेगी? POH। कितनी बन जाएगी बताओ? POH 10 की -3 है, तो POH कितनी बन जाएगी? 3। और पीएच और पीओएच का योग जो होता है वो कितना होता है? 14। देन पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, यानी 14 -3, देन पीएच इक्वल टू 11। और अपने को पता ही है बेस की पीएच 7 से ज्यादा होती है। समझ आ गई बात? इसी तरह से अगला क्वेश्चन वीक बेस भी दे सकता है आपको। जैसे क्वेश्चन दे दिया 0.001 n NH4OH की पीएच क्या होगी यदि इसका वियोजन 40% होता है। यदि इसका वियोजन 40% होता है, कैसे करेंगे? पहले तो NH4OH है तो OH माइनस बनाएंगे। कितना बनेगा? जितना आपने OH लिया था उसका 40%, क्योंकि ये 40% रूट है ना। तो क्या बनेगा? 0.001 का 40% यानी इंटू 40/100। 0 काट दी, पॉइंट हटा दिया, बट्टे में 1000, तो क्या बन गया? 4/10 की पावर 4, ऊपर ले गए तो 4 इंटू 10 की -4। तो ये OH माइनस है क्योंकि ये क्षार था। तो POH बनाएंगे। क्या बनाएंगे बताओ? POH क्या बनेगी? POH 4 माइनस log 4, 4 माइनस log 4, और log 4 का मान 0.6020 यानी 0.6 ही मान लो। तो 4 माइनस 0.6 कितना हो गया? 3.4। 3.4, तो ये POH आ गई 3.4। तो पीएच बराबर 14 माइनस POH, 14 माइनस 3.4, तो 10.6। पीएच आ गई कितनी? 10.6। समझ आ गई बात? तो इस तरह से हम लोग पीएच सोल्व कर लेते हैं। ठीक है। अब दो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पेपर में पूछता है। 10 की पावर -8 NHCl की पीएच होगी। ऑप्शन दे देगा आपको 8, 1, 6.97, 7। तो क्या आंसर आएगा बताओ? 10 की पावर -8 एन PHCl HCl की पीएच कितनी आएगी? गलत, 8 नहीं आएगी, क्योंकि HCl है। HCl की पीएच 7 से कम होती है। अम्ल है, अम्ल की पीएच 7 से कम होती है, तो 6.97 आएगी। यहाँ 6.9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चाहे -8 दे दे, चाहे -9 दे दे, चाहे -10 दे दे, ठीक है, चाहे कितना ही दे दे, वो HCl अम्ल है, अम्ल की पीएच 7 से कम ही रहनी है, 6.97 आएगी। ठीक है, क्यों आएगी इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन मोटा मोटा सीधा ही याद रखना, HCl अम्ल है, अम्ल है तो पीएच 7 से कम ही आनी है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने में 10-15 मिनट लगेंगे, इसलिए मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसका एक सोल्यूशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसी बेस पर ही। 10 की पावर -8 NaOH की पीएच होगी। ऑप्शन दे दिया 8, बी 1, सी 6.97, डी 7.04। कितनी आएगी बताओ? अब तो बता दो सही। 8 नहीं आएगी, 7.04 आएगी, 7.04 आएगी।
आप 8 क्यों कर रहे हो? क्योंकि NaOH है तो POH बनेगी पहले, पीएच थोड़ी बनेगी सीधी आपके, तो POH 8 आएगी, फिर तो पीएच 6 हो जाएगी, जो 7 से कम हो जाएगी। ठीक है, क्षार है, क्षार की पीएच जो होती है 7 से ज्यादा होती है। अगर आप उस तरीके से निकाल रहे हो ना तो आपकी 6 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको NaOH दिया 10 की -8 है, तो ये तो OH दिया है, तो आपकी POH आएगी 8, है ना, तो पीएच 6 हो जानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। NaOH क्षार है, पीएच 7 से कम नहीं हो सकती, तो इसकी 7 से जस्ट ज्यादा होती है, 7 से जस्ट ज्यादा होती है। ठीक है, 10 की -8 दे दे, 10 की -9 दे दे, 10 की -10 दे दे, 7 से जस्ट ज्यादा वाला आंसर आएगा। ठीक है, बाकी सोल्व हो जाएंगे, यही देगा। पहली बात 10 की -8 NaHCl वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCl अम्ल है तो 7 से कम ही रहेगी पीएच। ठीक है, जल्दबाजी मत करना, पहला ऑप्शन 8 ही दिया होगा, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, HCl अम्ल है तो पीएच 7 से जस्ट कम रखनी है, अगर आपका उत्तर 8 से ज्यादा हो रहा है। अगर क्षार के केस में आपका उत्तर पीएच का 7 से कम हो रहा है तो 7 से जस्ट ज्यादा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि क्षार की पीएच 7 से ज्यादा ही होती है। 7 से कम आ गया ना तो इसका मतलब क्वेश्चन में लॉजिक है। ठीक है, समझ आ गई बात? बाकी एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा आपसे, फिर भी मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, रीजन आपको पता लग जाएगा। वैसे मैंने पहले समझाया हुआ है। ठीक है, क्लियर है बात? छांट दोगे ना। अगर क्षार दिया है और पीएच 7 से कम आ रही है तो मतलब उसने कोई ना कोई लोचा कर दिया है प्रश्न के अंदर, कोई ना कोई गड़बड़ कर दी है प्रश्न के अंदर, तो 7 से कम तो क्षार की पीएच हो ही नहीं सकती, इसलिए हम 7 से जस्ट ज्यादा वाला उत्तर छांट लेंगे। और अगर अम्ल दिया है और पीएच 7 से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई लॉजिक डाल दिया है प्रश्न के अंदर। समझ आ गई बात? अम्ल की पीएच कभी 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए हम 7 से ज्यादा वाला ऑप्शन नहीं छांट कर 7 से जस्ट कम वाला ऑप्शन छांट के आएंगे। लग गया पता? रह जाएगा याद? इसका रीजन है क्योंकि इसमें जल से जो H+ आते हैं उसको नगण्य नहीं माना जा सकता, और जल से 10 की -7 H+ आते हैं, वो जुड़ते हैं साथ में इसके, है ना। वो मैं डाल दूंगा सॉल्यूशन पूरा, आप एक बार रिपीट कर लेना, बाकी सीधा ही सोच लेना। HCl अम्ल है, अगर किसी कारण से पीएच 7 से ज्यादा हो रही है ना तो इसका मतलब लॉजिक है पीएच जस्ट 7 से कम रखेंगे। ठीक है, याद रह जाएगा आराम से, थोड़ा सा सोचेंगे तो। अब आगे चलें तो मिश्रण वाला भी मैं कराऊंगा, पहले आप इसको रिपीट कर लेना, फिर हम मिश्रण वाली बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल के वियोजन की। दुर्बल अम्ल का वियोजन, क्योंकि प्रबल अम्ल तो 100% टूटता है, तो प्रबल अम्ल का तो कोई चर्चा करने का मतलब ही नहीं है, प्रबल अम्ल 100% टूटता होता है। दुर्बल अम्ल का वियोजन जो है वो पढ़ा जाता है। दुर्बल अम्ल माना HA एक दुर्बल अम्ल है जो थोड़ा बहुत टूटा है, इसमें टूटा है H+ और A- में, H+ और A- में। प्रारंभ में सांद्रता, प्रारंभ में मोल लेंगे पहले, तो सांद्रता बाद में। प्रारंभ में मोल, शुरू में सिर्फ अभिकारक ही होता है, 1 मोल लिया, उत्पाद होता ही नहीं शुरू में, उत्पाद जो होता है वो 0,0 होता है। प्रारंभ में मोल 1,0,0। ठीक है, यदि वियोजन की मात्रा अल्फा है, यदि वियोजन की मात्रा अल्फा है तो मोल, यदि वियोजन की मात्रा अल्फा है तो मोल, यानी आपने 1 मोल लिया था, उसका अल्फा भाग टूट गया, क्योंकि दुर्बल अम्ल है तो उसका वियोजन थोड़ा बहुत ही होता है, 1 में से अल्फा भाग टूट गया तो बचा कितना बताओ? 1 में से अगर अल्फा टूट गया तो बचा कितना? 1 - अल्फा, और जो टूटा वो उत्पाद बनाएगा अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा, है ना, अल्फा अल्फा उत्पाद बन गए H+ और A-। यदि आयतन V लीटर है तो सांद्रता, सांद्रता होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, तो मोल तो ये रहे 1 - अल्फा, और आयतन है V लीटर, तो सांद्रता बन गई 1 - अल्फा अपॉन V, यहां बन जाएगी अल्फा अपॉन V, यहां भी बन जाएगी अल्फा अपॉन V। सही है?
मोल पर लीटर सांद्रता बन गई। शुरू में मोल कितने लिए थे, 1, और आयतन अगर लेते हैं V, तो मोल पर लीटर को C कहते हैं, 1/V इक्वल टू C। या सांद्रता 1/V को C मानते हुए लिख दे, या सांद्रता 1 माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा सी, क्योंकि यहाँ इनटू में 1 है, यहाँ इनटू में 1 है, यहाँ इनटू में 1 है, 1/V को मैं C लिख रहा हूँ, तो ये बन गया 1 माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा सी। आगे बात समझ, क्लियर। अब आपने क्या करना है, अम्ल का वियोजन स्थिरांक निकालना है, Ka, अम्ल का वियोजन स्थिरांक Ka, A फॉर एसिड। क्या होता है वियोजन स्थिरांक, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, तो उत्पाद H प्लस A माइनस अभिकारक H। अब सांद्रता बता दो कितनी कितनी है, सांद्रता ये लिखी हुई देखो, ये सांद्रता लिखी हुई है। अब ये मान रखने हैं सांद्रता के आपने। अब बताओ H प्लस की सांद्रता कितनी है, H प्लस की सांद्रता अल्फा सी, A माइनस की सांद्रता अल्फा सी बटे HA की सांद्रता कितनी है, 1 माइनस अल्फा सी। HA की सांद्रता 1 माइनस अल्फा सी, C से C कैंसिल, तो क्या बन गया, Ka इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। बस जो ये कर लेगा ना, ये वाला सॉल्यूशन पहुंच जाएगा, उसके लिए कुछ भी नहीं है सारे टॉपिक, उसके लिए बहुत आसान है, हर टॉपिक बहुत इजी है, क्योंकि रहना यही है, उत्पादों की सांद्रता बट्टे अभिकारकों की सांद्रता, पूरे चैप्टर में यही केस रहना है। तो C से C कट गया, Ka बराबर अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये बन गया। अब एक कंडीशन लगाते हैं, यदि वियोजन की मात्रा बहुत कम है, यानी यदि एक बहुत बड़ा है अल्फा से, तो यदि एक बहुत बड़ा है अल्फा से, तो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, अल्फा को नगण्य मान लेंगे, सही है। यदि एक अल्फा से बहुत बड़ा है तो अल्फा को नगण्य मान लिया जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा लगभग 1 के बराबर होगा। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, अपने क्या होता है, मार्केट से मान लो कप लाते हैं चाय पीने वाला, एक कप लाए अपने, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं से कॉर्नर जो होता है वो थोड़ा बहुत टूट जाता है, यहां से मान लो टूट गया, वो यहां से थोड़ा सा कॉर्नर टूट गया, क्या कप फेंक देते हैं क्या अपने, फेंक देते हैं क्या, यूज करते रहते हैं, वो तो यूज करते हैं उसको ना, यूज करते हैं ना उसको, थोड़ा सा टूटता है, कॉर्नर टूट जाता है कोई ना कोई, है ना, अपने इसको यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ वियोजन की मात्रा नगण्य है, इस अल्फा को हमने गिना ही नहीं, हमने यही माना है, एक कप पहले हमारे पास था, इसमें से अल्फा टूट तो गया, पर वो लगभग एक कप के बराबर ही है, क्योंकि अल्फा जो है वो नगण्य है। समझ आई या नहीं आई बात, अगर अल्फा बहुत कम है तो फिर उसको नगण्य मान लिया जाता है, वो कप पूरा ही माना जाता है, एक ही माना जाता है। तो 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, देन Ka इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, Ka इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, देन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू Ka बटा सी, ये बटे में आ जाएगा, सी इधर लाओगे, देन अल्फा इक्वल टू रूट Ka बाई सी, अल्फा इक्वल टू रूट Ka बाई सी। अल्फा था वियोजन की मात्रा, यानी वियोजन की मात्रा सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बट्टे में रूट सी आया देखो, के तो नियतांक है, तो मैंने ये निशान लगा दिया नियतांक को हटा के, और बट्टे में रूट सी रह गया, यानी वियोजन की मात्रा सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और हमने लिखा था शुरू में एक बात लिखी थी देखो, 1/V बराबर सी लिखा था ना, 1/V बराबर सी। अब ये C इधर ले आओ तो V इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1/C बराबर V। तो जहां आप ये 1/√C लिख रहे हैं, वहां आप लोग √V भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/C को मैं V लिख दूंगा ना, तो ये जो यहाँ
इंटू 1 कर सकते, 1/c को मैंने v लिख दिया तो रूट के ए वी, मतलब अल्फा समानुपाती रूट वी। आयनन की जो मात्रा होती है वो तनुता यानी आयतन के वर्गमूल के समानुपाती होती है। आयनन की मात्रा तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है, आयतन के वर्गमूल के समानुपाती होती है। ये क्वेश्चन पूछता है पेपर के अंदर। तो क्या बना, के ए बराबर, फिर देख लें एक बार, के ए बराबर अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा को नगण्य मान लिया, एक बहुत बड़ा है अल्फा से, तो अल्फा नगण्य कर दिया। देन के ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, देन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के ए बटा सी, देन अल्फा इक्वल टू रूट के ए बाई सी, देन अल्फा व्युत्क्रमानुपाती है रूट सी के। और 1/c की जगह अगर मैं v लिखूं तो के ए वी, तो अल्फा समानुपाती है रूट v के। आगे बात समझ। अब यहां आपसे पूछ सकता है दुर्बल अम्ल के लिए H प्लस की सांद्रता का मान होगा क्या, ऑप्शन देगा आपको के ए सी, के ए सी को रूट में ले लेगा, रूट के ए सी या रूट के ए सी, इस तरह से 4 ऑप्शन बना दे। H प्लस की सांद्रता का मान, यह क्वेश्चन आ सकता है। तो H प्लस की सांद्रता बताओ कितनी थी, यहां से देखो H प्लस की सांद्रता कितनी थी, बताओ H प्लस की सांद्रता क्या थी, बताओ H प्लस की सांद्रता अल्फा सी। तो आप H प्लस की सांद्रता को रखो अल्फा सी, H प्लस की सांद्रता बराबर थी अल्फा सी, और अल्फा का मान आपके पास आया हुआ, देखो आया हुआ ना अल्फा का मान, रूट के ए बटा सी, ये अल्फा का मान है, इंटू सी, ये पूरा पूरा है, ठीक है। सी को मैं लिख सकता हूं रूट सी इंटू रूट सी, सी का मतलब क्या है, रूट सी इंटू रूट सी है ना। तो ये था मेरे पास, तो इसको क्या लिखूंगा, सी का मतलब होता है रूट सी इंटू रूट सी, तो एक रूट सी से एक रूट सी कट जाएगा, तो क्या बन गया, रूट के ए सी, के ए भी रूट में है, सी भी रूट में, रूट के ए सी, यानी ये वाला आंसर करेक्ट है। या यूं भी लिख सकते हैं इसको, के ए सी की पावर हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ होता है। लग गया पता, ये दुर्बल अमल का अभियोजन है सारा, यहां तक क्वेश्चन बन सकता है आपके पास। अब आगे चले, अगर दुर्बल क्षार की बात करें, क्षार कौन सा आयन देता है, OH, तो मैंने मान लिया BOH एक दुर्बल क्षार है जो B प्लस और OH माइनस में थोड़ा बहुत वियोजित हो रहा है। अब सारी कहानी वही रहेगी, प्रारंभ में मोल कितने मानोगे, 100, यदि वियोजन की मात्रा अल्फा है तो मोल 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा, फिर क्या करोगे, आयतन V लीटर है तो सांद्रता क्या लिखोगे, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी, या सांद्रता क्या लिखोगे बताओ, या सांद्रता क्या लिखूं, 1/v को c लिख दोगे, 1 माइनस अल्फा सी, अल्फा सी, अल्फा सी। अब क्योंकि क्षार है, क्षार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, तो यहां के ए की बजाय के बी लिखोगे, के बी बराबर क्या बनेगा बताओ, के बी बराबर बी प्लस की सांद्रता इंटू OH माइनस की सांद्रता बट्टे BOH की सांद्रता। अब बी प्लस की सांद्रता कितनी है, अल्फा सी, OH माइनस की सांद्रता कितनी है, अल्फा सी, और BOH की सांद्रता कितनी है, 1 माइनस अल्फा सी। तो अल्फा सी इंटू अल्फा सी बट्टे 1 माइनस अल्फा सी, क्या कट गया, सी से सी कट गया। तो अब के बी बराबर आ गया वही जो के ए आया था, वही सेम ही है, देखो अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करें, नेक्स्ट क्या करेंगे, अल्फा को नगण्य मान लेंगे, तो क्या बनेगा, के बी बराबर अल्फा स्क्वायर सी। अब अल्फा का मान निकालना है, तो क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर बराबर के बी बट्टे सी, तो अल्फा बराबर
उत्तर तो वही आने हैं, बस जहां के ए लिख रहे थे वहां के बी हो गया। अल्फा बराबर रूट के बी बटा सी, तो अल्फा व्युत्क्रमानुपाती है रूट सी के, या फिर 1/v बराबर सी, तो 1/c बराबर v। तो जहां आप रूट में सी लिख रहे हैं, 1/√c है ये, 1/√c, तो उसकी जगह आप v भी लिख सकते हैं। तो रूट के बी v, अल्फा बराबर रूट के बी v। अब जहां अमल का केस था वहां आप H प्लस निकाल रहे थे, तो क्षार में क्या निकाल लोगे बताओ? क्षार में OH माइनस की सांद्रता, OH माइनस की सांद्रता है ना, पहले H प्लस निकाला था, अब OH माइनस की सांद्रता निकालेंगे। कितनी है देखो OH माइनस की सांद्रता? अल्फा सी, अल्फा सी। अब अल्फा कितना है? ये रहा रूट के बी बाई सी इंटू ये वाला सी। इस सी को कैसे लिख सकते हो? रूट सी इंटू रूट सी, तो क्या होगा? रूट सी से रूट सी कट गया, तो क्या बनेगा? रूट के बी सी। ये आंसर आ गया। समझ आई बात या नहीं आई? लग गया पता? ऊपर जो हम कर रहे थे ना अल्फा सी, ऊपर भी हमने किया ये अल्फा सी, जहां हमने दुर्बल लिया था ना वहां यही किया था। देखो आप पीएच में, ये देखो यहां हम अल्फा सी कर रहे थे, देखो ये अल्फा सी है, ये तो सी दिया आपको सांद्रता और ये अल्फा दिया, तो यही तो हमने किया था अल्फा सी। अल्फा कितना था? 40%, 40% का मतलब 40/100 इंटू सी क्या था? सांद्रता 0.001। उसका सूत्र को याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता ही अपने को अल्फा सी होगा। किया ना यहाँ, देखो अल्फा सी तो किया था यहाँ। समझ आई बात? लग गया पता? अब एक आता है जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल, क्योंकि अपने को साल्ट में चाहिए होगा ये। जल का आयनिक गुणनफल KW से इसको लिखा जाता है। सीधी बात ध्यान रखें, जल के आयनों का गुणनफल है ये। और जल में कौन कौन से आयन होते हैं? जल होता है HOH, तो कौन कौन से आयन होते हैं? H प्लस इंटू OH माइनस, तो KW बराबर H प्लस की सांद्रता इंटू OH माइनस की सांद्रता। अब जल के अंदर H प्लस 10 की -7 होते हैं और OH भी 10 की -7 होते हैं, क्योंकि जल उदासीन होता है ना, जल की pH 7 होती है। जब pH 7 होती है तो इसका मतलब H प्लस 10 की -7 है, तभी तो pH 7 है। सही है? pH 7 होने का कारण यही है कि उसमें H प्लस 10 की -7 है, और जितने H प्लस होते हैं उतने OH माइनस होते हैं। तो KW होता है 10 की -14, 298 केल्विन ताप पर KW का मान होता है 10 की पावर -14। तो PKW क्या हो जाएगा? PKW बराबर माइनस log KW। अब KW का मान 10 की पावर -14 है, तो PKW क्या आएगा? जैसे H प्लस अगर 10 की पावर -3 था, तो PH क्या आ रहा था? 3 आ रहा था ना, तो KW 10 की -14 है, तो PKW क्या होगा? PKW 14। सही है? क्योंकि इसका सूत्र होता है माइनस log KW। आप वैल्यू पुट करके देखें, माइनस log KW का मान था 10 की -14, 10 की -14 पावर कहाँ जाती है? लोग वाली पावर, लोग वाली पावर आ जाती है आगे, तो ये बन जाएगा -14 log 10, -14 कितना होगा? +14 log 10 का मान 1, यानी कि PKW बराबर 14। और ये PKW ही PH प्लस POH होता है, इसीलिए हम कहते हैं PH प्लस POH का मान कितना होता है? 14 होता है। लिखा था ना हमने PH प्लस POH बराबर 14, वो PH प्लस POH जो होता है PKW ही होता है। आगे बात समझ लग गया पता? अब अगला टॉपिक इसमें आता है लवण का जल अपघटन। आज आपको अमल क्षार समझ आ गया, तो मैं लवण की कैटेगरी स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर कल हम इसको पूरा कर देंगे, लवण को, बफर विलयन को और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को, विलेयता गुणनफल को पूरा कर दूंगा कल। लवण का जल अपघटन, लवण किससे बनता है आप बताओ? लवण अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस
जल, यही होता है। अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल। तो लवण किस किस से बन सकता है? अम्ल मैंने आपको बताया था दो प्रकार के होते हैं, एक तो दुर्बल जो थोड़ा बहुत टूटता है, एक प्रबल जो पूरा टूटता है। ऐसे ही क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल और एक प्रबल। दुर्बल मतलब जो थोड़ा बहुत टूटता है, प्रबल मतलब जो पूरा टूटता है। अब आप देखो लवण चार प्रकार के होते हैं। आपने मान लो पहली बार अम्ल प्रबल लिया, क्षार भी प्रबल लिया, तो एक लवण बनेगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण, एक कैटेगरी बन गई। दूसरी कैटेगरी बताओ, दूसरी कैटेगरी। अब चार कैटेगरी अपने आप बताओ, क्या क्या बन सकती हैं चार कैटेगरी बताओ। भाई एक, हाँ, अम्ल प्रबल ले लिया, क्षार दुर्बल ले लिया, और अम्ल दुर्बल ले लिया, क्षार प्रबल ले लिया, और एक दोनों ही दुर्बल ले लिए। तो इस प्रकार चार प्रकार के लवण होते हैं, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के लवण, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार का लवण, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का लवण, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार का लवण। चार प्रकार के लवण होते हैं, ठीक है। अब प्रबल अम्लों के उदाहरण कौन कौन से हैं? प्रबल अम्लों के उदाहरण कौन कौन से हैं? प्रबल अम्लों के उदाहरण मोस्टली जो हमारे को पेपर में मिलते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, इसके अलावा H3PO4 भी कई जगह लिखा होता है। तो ये मोस्टली हमारे को मिलते हैं, ठीक है। H3PO4 कई जगह लिखा हुआ मिल जाता है। और प्रबल क्षार जो होते हैं वो NaOH और KOH, NaOH और KOH, ठीक है। ये आप बात याद करके रखेंगे, फिर मैं आपको इसके एग्जाम्पल और जल बटन कल सारा काम हम कंप्लीट कर देंगे। इसमें तीन आएंगे, दो बफर विलयन हमने पढ़ने हैं, तीन ये पढ़ने हैं, पांच, और एक विलेयता गुणनफल पढ़ना है। ये टॉपिक इसके अंदर आएंगे। समझ आ गया आज वाला काम? अम्ल क्षार वियोजन पढ़ लिया, अम्ल अवधारणाएं पढ़ ली, पीएच पढ़ ली, ठीक है। तो ये काम आपके तीनों टॉपिक कल कंप्लीट होने चाहिए। तीन टॉपिक हम कल कर देंगे, लवण का जल अपघटन, बफर विलयन और विलेयता गुणनफल।